मुजफ्फरपुर SKMCH के करीब जंगल में इंसानी ढांचों के मुतल्लिक न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। अस्पताल इंतजामिया ने मामले की जांच का यकीन दिलाया है। पोस्टमार्टम के बाद लावारिस लाशों को अस्पताल के करीब वाक़े जंगल में फेंक दिया जाता है। SKMCH इंतजामिया अब एक दूसरे पर इल्जाम तराशू में मसरूफ है। हमारे नुमाइंदे रजनीश ने SKMCH के जिम्मेदारों से इस सिलसिले में बातचीत की। न्यूज़ 18 ने भी SKMCH की उस काले सच को दिखाया है जहां से ठीक 200 मीटर की दूरी पर जो हड्डियों के ढेर लगे हैं, जो खोपड़ी है या फिर मानव कंकाल है। लावारिस शव के बाद जो पोस्टमार्टम के बाद जो सिलसिला होता है, यानी शव को जलाया नहीं जाता है, दफनाया नहीं जाता, सीधे फेंक दिया जाता है। हमारे साथ SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर SK शाही हैं। जरा बात करते हैं कि ठीक 200 मीटर की दूरी पर श्मशान बन गया है जबकि वो बगीचा है। वो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट का कंसर्न है। पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में जो बॉडी आते हैं उनको जो लवारिश होते हैं उनका हम लिस्ट देते हैं उनको, अगर अस्पताल से गए रहते हैं तो, और उस लवारिस शव को डिपार्टमेंट और अहियापुर थाना जिसके अंदर में है उन दोनों को इस अस्पताल के रोगी कल्याण समिति से 2000 रुपया दिया जाता है प्रति शव के लिए, जो उसका वो डिस्पोजल करें। जी, क्या मान रहे हैं, अगर कहीं पर हड्डी फेंके हुए हैं, कहीं मानव कंकाल है, कहीं खोपड़ी फेंका हुआ है, कहीं शव के बोरे पड़े हुए हैं, तो ये अमानवीय है या नहीं? निश्चितः अमानवीय है। ये शोध का विषय है, इसमें प्राचार्य से बात किया जा सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट प्रिंसिपल साहब के अंदर। जी, और ये रूल क्या कहता है, जब कोई लावारिस शव या कोई शव आता है तो उसका शिनाख्त अगर नहीं हुआ तो फिर उसका अंतिम जो काम है क्या किया जाता है? ये कोई भी व्यक्ति जो लावारिस रूप में इस अस्पताल में आता है, उसका इलाज होता है, मृत्यु होता है, तो ये लेटर दिया जाता है अहियापुर थाने को और पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट को। 72 घंटे तक उस शव को प्रिजर्व करके रखा जाता है और उसके बाद उसको दाह संस्कार के लिए 2000 रुपया रोगी कल्याण समिति से दिया जाता है, जो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट लिस्ट देती है अहियापुर थाने को और वो पैसा रिसीव करता है अहियापुर थाना और डिस्पोजल करना उसका कार्य है। तो ये अस्पताल के कर्मी जो हैं, जो पोस्टमार्टम में होते हैं, वो वहाँ जाते हैं तो जलाना उनका काम है या नहीं? ये पुलिस डिपार्टमेंट का और अस्पताल कर्मी का मिला जुला काम है। लेकिन क्या नियम क्या कहता है कि नियम शव को जलाना है? एकदम सब हम पैसा देते हैं। लावारिस सब अगर मेरे अस्पताल से जाता है तो उनको पैसा देते हैं। आप अपनी स्तर से कोई जांच टीम गठित करें, DM से बात करेंगे आप? अगर आपके अस्पताल से 200 मीटर की दूरी में महामारी फैलेगा, कोई अगर शव फेंका हुआ है, दर्जनों शव के ढेर वहाँ पर जो है लगे हुए आते हैं। लोग कह रहे हैं CM के आने के बाद जो सूचना मिली उसके बाद लोगों ने देखा है कि 15 से 20 शव जो है पिकअप पर जाकर वहाँ एक साथ जलाया है, जो हमने भी देखा है। बाकी नरकंकाल, नरमुंड, शरीर की हड्डियाँ ढेर लगी हुई है। हम वहाँ तक पहुँचे और उस बगीचे में श्मशान बन गया है। ये अहियापुर थाना को मैंने बार बार कहा ना, अहियापुर थाना उसके लिए पैसा लेता है हम लोगों से, और साथ में पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट ये सर्टिफिकेट देता है कि इतने आदमियों का शव का। लेकिन एज ए ह्यूमैनिटी के तौर पर आप होना चाहिए, जब हम पैसा देते हैं तो निश्चित है उसका दाह संस्कार। आप DM से बात करेंगे इस मामले पर? आपके माध्यम से उनसे जाहिर है जांच करवाएंगे। ये प्राचार्य को हम लिख के देते हैं, ऐसी बात हो जांच टीम गठित करवाने के लिए बोलेंगे? निश्चित बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, निश्चित उनको जांच टीम होनी चाहिए। जी, कब तक उम्मीद करें जांच हो जाएगी? हम प्रिंसिपल साहब से आज ही बात करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अधीक्षक SK शाही हैं और इन्होंने साफ कहा है कि ये अमानवीय है, संवेदनहीनता है, क्योंकि जिस तरह से जो लावारिस शव होते हैं उनको 72 घंटे तक रखना है। जब परिजन आते हैं तब उनको दे दिया जाता है, अगर नहीं आते हैं तो शव का डिस्पोजल करना पुलिस का काम है, अस्पताल कर्मियों का काम है। लेकिन अगर शव हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ फेंके हुए हैं, हड्डियों के जो ढेर लगे हैं, जो वहाँ पर नरमुंड फेंका हुआ है, ये अमानवीय है। जाहिर है अस्पताल प्रशासन यानी अधीक्षक ने साफ कहा है कि इस पर जांच का आदेश दिया जा रहा है। प्रिंसिपल और ये अधीक्षक दोनों मिलकर ज्वाइंट रूप से जांच का आदेश दे रहे हैं और आज शाम से जांच टीम के गठन होने के बाद देखते हैं कि आखिर कार्रवाई क्या होती है। कैमरामैन मनोज के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 SKMCH मुजफ्फरपुर। SKMCH के बाहर ड्यूटी अंजाम देने वाले शख्स ने कहा कि पोस्टमार्टम करने वाले लोग रोजाना 15-20 लाशों को यहां लाते हैं और सिर्फ 1 या 2 को जलाते हैं, बाकी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जलता है नहीं जलता है, वैसा ही पड़ल रहता है।
ऐसे बात है। थोड़ा बहुत जलावन लेके आते हैं, 1-2 लाश जला तो जला, नहीं तो सबको ऐसे ही फेंक के चले। 1-2 लाश लेकर नहीं आते, एक बार में 15 लाश 12 लाश 14 लाश लाते हैं। जितना जलावन हमने देखा है उसमें तो 1-2 भी नहीं जलेगा ठीक से। वो तो वही लोग समझे जो कितना जलावन मिलता है 1 लाश पर और कितना जलावन लेकर आते हैं, कोई उसको हम लोग लिखा पढ़ी थोड़ी रखते हैं। बोरा में फेंका हुआ है ऐसे ही? नहीं, बोरा वाला हम नहीं जानते, बोरा के हम तो देखे नहीं। उधर फेंका हुआ अभी हम देखे नहीं हम देखे हैं। तो ऐसे ही हमेशा पड़ा रहता है? हाँ ऐसा ही रहता है। आप लोग किसी से कंप्लेन नहीं किए कि ऐसा? कंप्लेन क्या करने जाए, मेडिकल की लाश है, मेडिकल के कैंपस है, तो किन से कंप्लेन करने जाए? तो यहाँ के यही मतलब हमेशा यही हाल? हाँ ऐसा ही रहता है। अगल बगल के लोग भी कंप्लेन किए हैं आपसे आकर? नहीं किया। अगल बगल के लोग के उससे क्या लेना देना है? अपना ये मेडिकल का कैंपस? हाँ मेडिकल का कैंपस है, कैंपस चारों बगल से घिरा ही हुआ है। जनूबी दिल्ली के मेहरौली में एक शख्स ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया है। मुलजिम उपेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक उपेंद्र शुक्ला ट्यूशन पढ़ाता था। घरेलू तनाजे के सबब उसने अपने 3 बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन कत्ल की उसने कोई वजह नहीं बताई। आज सुबह 7:10 पे एक कॉल आई थी कि यहाँ पे आदमी यहाँ शायद फांसी लगा ली है। उसके बाद एक दूसरी कॉल आती है कि काफ़ी खून फैला हुआ है। तो ये घर है, ये उपेंद्र शुक्ला नाम के व्यक्ति का है। ये अपनी सास और अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ यहाँ रहता था। ये प्राइवेट ट्यूशन कराता था केमिस्ट्री का। बेसिकली बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इसने सुबह हुआ था कि जब सास उठी है, वो दूसरे रूम में सो रही थी, उसने देखा कि ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो उसने काफ़ी आवाज़ें दी, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उसने जो सास है उसने इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक दूसरे आदमी को की हेल्प के लिए बुलाया। वो आया, उसने दरवाज़ा खोला ज़बरदस्ती, जिससे उसे फोर्स इस्तेमाल करना पड़ा दरवाज़ा खोलने के लिए। तब देखा कि वहाँ पे ये खुद बैठा है और यहाँ 3-4 डेड बॉडीज़ हैं। उसके बाद पुलिस की टीम भी हमारी पहुँच जाती है। तो ये इनकी वाइफ है अर्चना और 3 बच्चे हैं। एक सबसे बड़ी बच्ची है 7 साल की, दूसरा बेटा है 5 साल का और तीसरी बिटिया है, वो शायद 1.5 से 2 महीने की एज है। तीनों को चारों लोगों को गला काट के हत्या की हुई है। ये भी वहीं बैठा था। चाकू भी हमें मिला है जिससे कि हत्या की गई है। इससे प्रारंभिक पूछताछ की गई है, जिसमें इसने बताया कि इसने ये वारदात की है। हमें 2, एक हिंदी में लिखा हुआ और एक अंग्रेजी में लिखा हुआ एक छोटा नोट भी मिला है, जिसमें इसने जिक्र किया कि मैंने अपने वाइफ और 3 बच्चों को मार दिया है और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। अभी तक मोटिव जो है ऐसा लग रहा है कि इसकी वाइफ को डायबिटीज़ था, वो काफ़ी दिनों से बीमार रहती थी और ये फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं था और इनका किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा शायद हुआ होगा। अभी और भी पूछताछ उससे। मारा कैसे सर ये बता दीजिए? चाकू से गला काट के मारा गया। सास से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? ये चीज़ें अभी और जांच का विषय है, पूछताछ की। सर क्या खुद को भी उसने मारने की कोशिश करी या कट मारा कुछ? हाथ पे एक छोटा कट लगा हुआ है, तो उसकी जांच की जाएगी कि वो वारदात करने में लगा खुद को या उसने खुद जानबूझ कर लगाया। कैसे सर कैसे पहले किसको सर कुछ बताया सर इसने पूछताछ में? सर नहीं, ये उस दौरान ये कराया सर? हाँ, जो बच्चे सो रहे हैं उसी हालत में उसका मर्डर किया। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने पड़ोसियों से बातचीत की। दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक दिल को दहला देने वाली एक वारदात को अंजाम दिया गया है और ये वारदात को अंजाम दिया है एक ऐसे शख्स ने जिसने अपनी पत्नी समेत अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी है। इस वक्त मैं उसी आवास के ठीक बाहर हूं और ये जो आप घर देख रहे हैं, इसी में टॉप फ्लोर पर उपेंद्र शुक्ला नाम के एक व्यक्ति रखते थे, जो पेशे से ट्यूटर हैं और बाकायदा ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे और पिछले कुछ दिनों से फाइनेंशियल कुछ मामलों पे लेकर परेशान चल रहे थे। लिहाजा आपसी अनबन को लेकर अपनी पत्नी के साथ में उनकी अनबन हुई। उसके बाद अपनी पत्नी समेत 3 बच्चों की चाकू से काट करके उसकी हत्या कर दिए और उसके बाद अगर उपेंद्र शुक्ला की अगर बात करें तो उपेंद्र शुक्ला को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन उपेंद्र शुक्ला के बारे में ही बात करते हैं, उनके पड़ोसी सो जो यहाँ पे काफी लोग यहाँ इकट्ठा हैं। मैं जानना चाहूंगा कब ये वारदात हुआ, कब आप लोगों को जानकारी मिली और ये उपेंद्र शुक्ला कहाँ का रहने वाला है? उपेंद्र शुक्ला है बिहार के सुनने वाले, बिहार के रहने वाले हैं और ये आस पड़ोस में जो जानकारी मिली तकरीबन 8 बजे के आसपास इसकी खबर जो मिली 8 बजे के आसपास।
तो छोटे बच्चे जो हैं, 3 जो छोटे बच्चे हैं इसी गली मोहल्ले में खेलते थे, जिसमें कि तीनों बच्चे काफी छोटे हैं, हालांकि एक बच्चा उसमें बड़ा है। तो आप लोग उस बच्चे को देखते थे, आज अचानक वो नहीं खेलते थे जी, तो अकेले वो ऊपर ही रहते, वो इधर खेलने नहीं आते थे, ऊपर ही रहते थे, बस जितना तो देखा है। और जो उपेंद्र शुक्ला है उसके बारे में कैसा, वो आप लोग उससे मिलते थे या ज्यादा? नहीं, वो तो अंदर ही रहते थे, वैसा ऐसा कोई ना पे बाहर ऐसा कोई वो नहीं है, सुमसाम सीधे बंदे रहते थे। काफी सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव है, काफी ज्यादा बातचीत नहीं करना, अपने प्रोफेशन में बिजी रहना। यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस की टीम यहाँ पहुंच करके मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर किस वजह से उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि इस इलाके के लोग भी थोड़े से सन्न हैं, वो भी इस मामले को सुनने के बाद काफी विचलित हैं कि जिस तरह से बकायदा जो 3 बच्चों की हत्या करने के बाद किस तरह से एक शख्स अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। तमाम इस मामले की विस्तार से पूछताछ उपेंद्र शुक्ला से की जा रही है और उपेंद्र शुक्ला मूल रूप से बिहार का बताया जा रहा है। तो एक तरह से इस मामले की तफ्तीश हो रही है कि आखिर ऐसा क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसे घरेलू कलह था जिसकी वजह से वो इतना बेबस हो गया कि वो अपनी पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क हादसा हुआ, हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा भादरा में अलसुब हुआ था। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। इब्तदाई जांच के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर को मिली बम की खबर। कंट्रोल रूम को फोन पर दी गई बम की खबर। पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। कॉलर का ताल्लुक कर्नाटक के मैसूर से बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी सदर दफ्तर को बम की खबर मिली। कंट्रोल रूम को फोन पर बम की खबर दी गई। पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है। कॉलर का ताल्लुक कर्नाटक के मैसूर से बताया जा रहा है। नाजरीन, दिल्ली में बीजेपी सदर दफ्तर को बम की खबर मिली। कंट्रोल रूम को फोन पर यह खबर दी गई। पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि कॉलर का ताल्लुक कर्नाटक के मैसूर से है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने 2009 में 75 बुनियादी ट्रेनर तैयारों की खरीदारी के मामले में बेजाब्तगी का मामला दर्ज किया है। ये मामला फजाइये और वजारत दिफा के नामालूम अफसरों, हथियार डीलर संजय भंडारी और स्विट्जरलैंड की तैयारा बनाने वाली कंपनी पैलेट्स एयरक्राफ्ट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज है। सीबीआई का इल्जाम है कि इस सौदे में मुबैना तौर पर 349 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। जुमे के दिन सीबीआई ने भंडारी और दीगर मुलजमीन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह तैयारा सौदा यूपीए दौर हुकूमत में हुआ था। उत्तर प्रदेश के घोसी पार्लिमानी हल्के से मुंतखब बीएसपी के एमपी उत्तल राय ने बनारस की अदालत में खुद सुपुर्दगी कर दी है। उत्तल राय के खिलाफ इस्मत दरी और अगवा समेत कई मामले दर्ज हैं। उत्तल राय कई माह से फरार थे। अदालत ने उत्तल राय को 14 रोज के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के ओहदेदारान और अराकीन असेंबली की मीटिंग जारी है। मीटिंग की सदारत वजीर आला देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। मीटिंग में रियासी सदर राव साहब दानवे, रेवेन्यू वजीर चंद्रकांत पाटिल और अराकीन असेंबली शिरकत कर रहे हैं। पहली बार वजीर बने राधा कृष्ण विखे पाटिल और उनके बेटे सुजॉय भी मीटिंग में शामिल हैं। वाजरा की असेंबली इंतखाबात के हवाले से ये मीटिंग अहम है। इस मौके पर वजीर आला फडणवीस ओहदेदारान को हिदायत देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इंतखाब में अवाम के पास जाना है।
करोड़ों रुपयों का चूना लगाकर फरार होने वाले IMA कंपनी के बानी मोहम्मद मंसूर खान के ताल्लुक से बेंगलुरु के समाजी कारकुन सईद मुजाहिद पाशा ने अहम इंकशाफ किया है। बेंगलुरु महानगर पालिका के नामजद कॉरपोरेटर मुजाहिद पाशा ने कहा कि 8 जून को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मोहम्मद मंसूर खान से उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई अहम बातें बताई। SIT अगर चाहे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से मुलाकात का CCTV फुटेज हासिल कर सकती है। मुजाहिद पाशा ने कहा कि मोहम्मद मंसूर खान ने चंद सियासतदानों पर दबाव डालने, धमकियां देने का इल्जाम लगाया है। आज मैं आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूं, उनसे आखिरी मुलाकात हिंदुस्तान के अंदर शायद वो मेरे से ही हुई थी। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये मुलाकात के कुछ वीडियोस अगरचे कानून को या SIT को ज़रूरत है तो एयरपोर्ट पे मिलेंगे, या फिर वो ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो वो एयरपोर्ट से सबूत भी मिट जाएंगे। अगरचे सबूत के तौर पर ये बात मेरी सच्ची है बोलकर मानने के लिए सबूत के तौर पर अगरचे उनको चाहिए तो वो कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मुजाहिद भाई मैं मंडे के दिन मेरी शोरूम ओपन हो रही है, आज सुबह मेरे घर के ऊपर हमला हुआ है। कुछ गुंडों ने आके मेरी माँ को और मेरी नानी को बहुत से गाली गलौज कर आज हंगामा मचा दिए। इसीलिए मैं मेरी फैमिली को कहीं दूर छुपा कर मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं पीर के दिन कुछ पैसा लेकर आके इन्वेस्टरों को मैं पैसा दूंगा, क्योंकि ईद भी उन लोगों ने ठीक से नहीं मना के हैं, तो इसीलिए मैं पैसा लाने जा रहा हूं बोले। तो मैं वो बात को सच्ची समझ गया। मुस्लिम लड़कियां भी तालीम की बुलंदियों को छू सकती हैं, गरीबी और समाजी मसाइल के बावजूद आला से आला मकाम हासिल कर सकती है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के BCom में टॉप करने वाली 4 मुस्लिम लड़कियों पर देखिए एक खास रिपोर्ट। बेंगलुरु की हसनात कॉलेज की 4 लड़कियों ने BCom शोबे में नुमाया कामयाबी हासिल की है। साल 2018 और 19 के बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात में शबाना परवीन को पहला रैंक, रहीम उन्नीसा को तीसरा, काशिफा को चौथा और नूरिन खानम को 5वां रैंक हासिल हुआ। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा BCom कॉलेजों में हजारों तलबा और तालिबात के दरमियान इन लड़कियों ने अपनी सलाहियतों को, अपने टैलेंट को साबित करते हुए ये कारनामा अंजाम दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम लड़कियां गरीब खानदानों से आती हैं। अपनी मेहनत, मशक्कत और वालिदैन और असातिज़ा के ताउन से इन्होंने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। अम्मी अब्बू उनका जॉब भी मतलब उतना ये नहीं कि फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया। एंड समटाइम्स वी वेर डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हम नहीं हो सकता, फिर भी उन लोगों ने मुझे होप दिया कि तुम कर सकते हो। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक्स मेरे नाना, वो मेरे इंस्पिरेशन है, वो डॉक्टर हैं और उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने ही मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट किया हर चीज़ के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, सब कुछ। एंड मेरे वालिद साहब ड्राइवर है, एक ड्राइवर है, और उनका क्या है मोटिव कि हम पढ़े लिखे नहीं है, बस हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो जाए बस, और अपने मकाम के पर पहुंच जाए, इतना काफ़ी है उनके लिए, दूसरा कुछ नहीं है। तो कितना रैंक है? मेरा बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से 3rd रैंक आका है, और जब रिजल्ट आए तो वो बहुत खुश है कि आगे भी बढ़ो, और मैं अपनी पढ़ाई भी आगे कर रही हूँ। मेरे वालिद का नाम इलियास खान है और वो ऑटो ड्राइवर है, और मेरे वालिदा का नाम तहसीना खानम है, और वो भी एक हाउसवाइफ हैं और साथ में टेलर भी हैं, वो काम घर में भी काम करती हैं। और हम 4 बहनें हैं और हम चारों को भी हमारे माँ बाप पढ़ा रहे हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने अपनी हर ख्वाहिश सैक्रिफाइस करके हमें यहाँ तक लाया है। हर मुश्किल को, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो, रिश्तेदारों की तरफ से हो, जिन्होंने कहा कि इन्हें पढ़ाओ मत, शादी कर दो, और ऐसे कुछ हर चीज़ से उन्होंने हमारे लिए हमारा अच्छा सोचा। हसनात कॉलेज ने अपने ग्रेजुएशन डे के मौके पर रैंक हासिल करने वाली इन लड़कियों को खुसूसी तहनीत पेश की। इस मौके पर माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम ने ख़वातीन को मशवरा दिया कि वो शादी के बाद भी अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखें। ऐसी कई मिसालें हैं कि शादी के बाद ख़वातीन डॉक्टर, प्रोफेसर, अफसर बनकर खिदमात अंजाम दे रही हैं। मैं ये भी कहा कि ऐसे बहुत सारे हैं जो शादी के वक्त बिल्कुल कम तालीम याफ्ता थे, आइंदा चलकर थोड़े वाइस चांसलर भी हुए, प्रोफेसर भी हुए, इंजीनियर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, तो उसको इल्म हासिल करने के लिए एज की कोई रुकावट नहीं है। ऐसे सिविल सर्विसेज में भी 1-2-4 लड़कियों का इंटरेस्ट है, वो इंशाल्लाह इस साल जाने वाले हैं, और हमें इस
कामयाबी पे बहुत ही खुशी हो रही है, मगर जगह की किल्लत की वजह से हम यहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ नए कोर्सेज नहीं कर सक रहे हैं। बीकॉम शोबे में टॉप करने वाली इन लड़कियों की जिद्दोजहद ये पैगाम देती है कि अज़ाइम अगर बुलंद हो, इरादे पुख्ता हो, मेहनत और मशक्क़त का जज्बा हो तो कोई भी चीज़ कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो अपने हिंदुस्तान दौरे के दौरान ये यकीनी बनाएंगे कि अमेरिका H-1B वीज़ा की तादाद को महदूद करने का मंसूबा नहीं बना रहे हैं। जुमे को एक अमेरिका अफसर ने ये जानकारी दी। H-1B वीज़े के बारे में जारी कयास आराइयों के बीच अमेरिकी सरकार ने कहा है कि उसकी डेटा को मकामी सतह पर रखने पर जोर देने वाले मुल्कों के लिए H-1B वीजे की तादाद महदूद करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अमेरिकी महकमे खारजा के एक अफसर ने यह दावा किया है। अमेरिकी अफसर ने कहा कि वीजा प्रोग्राम की ट्रंप सरकार की नजरसानी डेटा के आज़ाद बहाव पर हिंदुस्तान के साथ चल रही बातचीत से पूरी तरह अलग है। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।